हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 बुक एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 7 और मेरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम आज आपको प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अलावा साथ में हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी आपको बताएंगे और उनके कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में, उनका क्या हैबिटेट है इस एनवायरनमेंट में, उनका क्या रोल है एनवायरनमेंट में, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 का हम स्टडी करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहेली और बूझो, दो बच्चे आएंगे जो कि अपने प्रोफेसर अहमद से और टीबू से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे और अहमद और टीबू उनका सोल्यूशन देंगे। साथ में बच्चे अपनी भी नॉलेज यहाँ पे शेयर करेंगे। सो बच्चों की नॉलेज और प्रोफेसर की नॉलेज ही इस पूरे बुक में लिखी हुई है जो हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो पहली और बूझो, फॉरेस्ट में विजिट करने के लिए जाना है उनको, बहुत ही उन्हें उत्सुकता है कि वो फॉरेस्ट में विजिट करें और दे वर एगर टू आर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट, और उसके बाद वहां जा करके देखे ताकि और अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट के साथ शेयर करने की उन्हें उत्सुकता लगी हुई है। सम ऑफ देम हैड विजिटेड, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि ऑलरेडी भरतपुर सेंचुरी में विजिट कर चुके हैं। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, उनमें से कुछ और हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लाक्शाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी रखते हैं। यानी कि एक स्कूल के बच्चे हैं जिनमें अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सब जाएंगे घूमने, और उन बच्चों में से कुछ बच्चे हैं जो कि कहीं कहीं घूमे हुए हैं, टहले हुए हैं, विजिट किए हुए हैं। ठीक है। तो What is the purpose of mankind making national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है, और इनमें डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वेराइटीज के एनिमल्स और प्लांट प्रोटेक्टेड होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या है और इसका कारण क्या है, यानी कि फॉरेस्ट को काट कर देना, यानी फॉरेस्ट को काटना ही डिफॉरेस्टेशन होता है। देखिए यहां लिखा है, ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि प्लांट और एनिमल की कई वेराइटीज पृथ्वी पर पाई जाती हैं जो कि वेल बीइंग एंड सर्वाइवल मैनकाइंड, अपने एसेंशियल होता है उनके लिए अपने लाइफ को सरवाइव करना। टुडे अ मेजर ग्रेट टू सर्वाइव ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन, इनको अपने लाइफ को, अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए एक ग्रेट प्रॉब्लम आई है, थ्रेट आया है, वो है डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मीन्स ये है कि लैंड में क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को कट करना, क्लियर करना, और उस लैंड का यूज किसी अन्य पर्पस के लिए करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन्ड बिलो। तो जो ये ट्रीज वगैरह काटे जाते हैं, इनको काटने के बाद यहाँ की जो लैंड होती है कुछ निम्न पर्पस के लिए होती है, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन,
कृषि के लिए भूमि बनाना, खेती करने के लिए भूमि बनाना, बिल्डिंग हाउसेज और फैक्ट्रीज बनाना, इसके अलावा उन लकड़ियों का फर्नीचर के बनाने के लिए उस लकड़ियों का यूज करना, साथ में फ्यूल का भी यूज, फ्यूल के लिए भी लकड़ियों का किया जाता है। सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्राउट। कुछ नेचुरल कॉजेस भी होते हैं जो डिफॉरेस्टेशन करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनमें से आग लगना, जंगल में आग लगना और भयंकर सूखा होता है। यानी भयंकर सूखा और जंगल में आग लगना भी एक रीजन है, एक कारण है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें देखो, जैसा कि मैंने बताया था, पहले और बूझो आ रहे हैं। रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि डिफॉरेस्टेशन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियां आएंगी, उसी को हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। दे रिमेंबर दैट, यानी ये बूझो और पहले रिमेंबर कर रही हैं, दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन से पोल्यूशन लेवल और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी टेम्परेचर में बढ़ जाता है। और क्या प्रॉब्लम होती है? ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे जो पानी है वो कम हो जाती है। गेट लोवर्ड, बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन के बारे में वो भी और क्या जानते हैं कि डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। नेचर में जो बैलेंस सिस्टम है, यानी सारी चीज को जो प्राकृतिक रूप से बैलेंस किया गया है, वो भी डिस्टर्ब होता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद, इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। मतलब उनका कहना है, बच्चों का ही खुद वो जानते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कि अगर कंटिन्यू ट्रीज का कटिंग होता रहा तो रेनफॉल यानी बारिश और फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, सोयल की फर्टिलिटी विल डिक्रीज, कम हो जाएगी। सोयल की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी, रेनफॉल बहुत कम हो जाएगा। ठीक। मोreover there will be increased chances of natural calamities such as flood and drought। तो अगर ये डिक्रीज हो गया, सोयल की फर्टिलिटी, रेनफॉल कम हो गया, तो उनमें नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाओं का प्राकृतिक आपदाओं की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। उनमें से है फ्लड और ड्राउट। फ्लड माने बाढ़ और मीनिंग ड्राउट मीन्स सूखा, यानी बाढ़ और सूखा की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए ये पूछ रहा है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड ऑन द अदर। इसको भी यहां डिस्क्राइब किया जाएगा। रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी भी और क्लासेस में बताया हूं कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और उनमें से कुछ ही प्लांट हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, या लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज फॉर रिजल्टिंग। मतलब कुछ प्लांट हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम यूज करते हैं। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब प्लांट कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम हो जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ये क्या कर देगा? ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ना। और टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि पूरे हीट को ट्रैप कर लेगी। जो पृथ्वी से, जो अर्थ से सन की हीट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेगी। और जब ट्रैप कर लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड से पूरे इन्वायरमेंट में हीट हो जाएगा, और इस तरह से उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो जब टेम्परेचर पृथ्वी पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी पानी
कि जो वाटर साइकिल चलती रहती है, ऊपर वेपराइज्ड होना, फिर वहां से कंडेंस्ड होके रेनफॉल होना, ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके अलावा रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी और यही कारण होता है ड्राउट का, यानी सूखा का यही कारण होता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन हुआ था ना, तो सूखा का कारण क्या हुआ कि सूखा का कारण हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जो टेम्परेचर को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेगी, वाटर साइकिल का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और रेनफॉल कम हो जाएगी, दैट इज लीड्स टू ड्राउट, यानी सूखा आ जाएगा। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के बारे में ही ये रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि कॉजेस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। तो उनमें एक जो कि आगे और भी मेजर कॉजेस है वो है चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल प्रॉपर्टी, जो सॉइल की क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज है, उसमें भी चेंज हो जाएगा। कैसे? उनके क्या कहते हैं कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की इफेक्ट होगी, जिसमें प्लांटेशन और वेजिटेशन भी इफेक्टेड होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसकी उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी, तो उससे प्लांटेशन और वेजिटेशन भी इफेक्टेड होंगे। और इस तरह से हम 7th में भी ऑलरेडी सॉइल इरोजन के बारे में जो पढ़े थे कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ लेते हैं, जकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी की जो ऊपर टॉप लेयर होती है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। तो जो ये टॉप लेयर होती है उसको मिट्टी को पकड़े रखते हैं प्लांट। अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी का टॉप लेयर भी खत्म हो जाएगा, रॉकी लेयर ही सिर्फ बचेगा, जो कि लोअर का नीचे वाला हार्ड और रॉकी लेयर बचेगा, जो जिसमें जब हार्ड लेयर है या रॉकी लेयर है उसमें ह्यूमस नहीं होगा और फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी, जो धीरे धीरे यही यहाँ की फर्टिलिटी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी डिजर्ट में, जिसे हम डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। डिसर्टिफिकेशन का मतलब रेगिस्तान के रूप में हो जाना, यानी कि उर्वरा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाना ही डिसर्टिफिकेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ड्राउट के बारे में और डिसर्टिफिकेशन यानी सूखा हो जाना, सूखा नहीं डेजर्ट हो जाना भी बताया, और ये ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन बूझो पूछा था। सो इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मिट्टी में पानी रखने की, होल्डिंग करने की कैपेसिटी होती है, सो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, मतलब ऊपर से जो पानी, सॉइल सरफेस से जो पानी नीचे ग्राउंड के अंदर जाता है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जो कि रिड्यूस हो जाएगा। सो जब इन्फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, आगे चल करके फ्लड आ जाएगा। मिट्टी के अन्य प्रॉपर्टीज, कंटेंट्स, टेक्सचर, ये सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी और लास्ट में डिफॉरेस्टेशन के वजह से ही, यानी बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के वजह से देखिए ग्राउंड का लेवल कम हो गया, डिसर्टिफिकेशन यानी डिजर्ट आ गया, ड्राउट हो गया, ये सारी प्रोसेसेस डिफॉरेस्टेशन के वजह से ही होती है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट, मतलब हम क्लास 7th में ये भी फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे। फॉरेस्ट का एक चैप्टर था वहां पे कि हम फॉरेस्ट से बहुत सारी यूजफुल चीजें प्राप्त करते हैं। उनकी कुछ लिस्ट आप बना सकते हैं। तो जो हम प्राप्त करते हैं, जो हम वहां से पाते हैं फॉरेस्ट से यूजफुल चीजें, वो भी हमें नहीं मिलेगी। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही प्रॉब्लम्स, पूरे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम करने वाला, ह्यूमंस को प्रॉब्लम करने वाला, एनिमल्स को प्रॉब्लम करने वाला ये है, जो हम ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें यह कह रहा है कि पहली एंड बोझो आर वरीड, पहली और बोझो बहुत चिंताजनक में आ गई, बहुत चिंता हो गई। प्रोफेसर अहमद से पूछ रही हैं कि क्या हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेफ नहीं कर सकते,
उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली। प्रोफेसर अहमद ने पहेली के लिए यानी उस बच्ची के लिए एक विजिट का ऑर्गेनाइजेशन किया, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व को देखने जाना था, और वहां इनके बोझो एंड देयर क्लासमेट भी साथ में गए। बोझो और उनके क्लासमेट भी गए। उन्होंने जो सेलेक्ट किया प्लेस, उनमें से था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में, जहां पे ही नो दैट प्लांट्स एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ, वो ये जानते थे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वहां के जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो हिमालय के पीक वाले एनिमल्स और प्लांट्स, इसके साथ ही लोअर वेस्टर्न घाट वाले एनिमल्स बिलोंग करते हैं। सो प्रोफेसर अहमद को ये विश्वास था कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इन यूनिक, यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है। बायोडाइवर्सिटी अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ही रिक्वेस्टेड माधव जी, यानी फॉरेस्ट का एक एम्प्लॉई है। जब आप कभी बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह घूमने जाएंगे तो वहां आपको एक एम्प्लॉय दिया जाएगा जो आपको गाइड करेगा। तो प्रोफेसर जी ने माधव जी से रिक्वेस्ट किया कि आप बच्चों को गाइड करिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए। सो माधव जी एक्सप्लेन किए कि प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच एज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। हमारे नेशनल हेरिटेज का ये बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है एक पार्ट है। ठीक है। माधव जी ने आगे चल करके और ज्यादा एक्सप्लेन किया और उसमें बताया कि इसमें पर्सनल एफोर्ट और एफोर्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब यहाँ पे लोग, सोसाइटी के लोग, गवर्नमेंट की एजेंसियां, इसके अलावा फॉरेस्ट और एनिमल का टेक केयर करने के लिए सारे लोग उपस्थित रहते हैं, सारे लोग देख रेख करते हैं इन फॉरेस्ट का। साथ ही गवर्नमेंट बहुत सारे रूल, मेथड्स, पॉलिसीज भी बनाती रहती है जो कि फॉरेस्ट को कंजर्व करती हैं। फॉरेस्ट का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। देखिए यहाँ लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द एरिया। जो इन एरिया में पाया जाता है उनमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें, पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बायोस्फीयर क्या है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर अर्थ का एक पार्ट है जहां पे ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित जीव रहते हैं और उनको लाइफ का सपोर्ट मिलता है। यानी कि जहां पे जीव रहते हैं उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वेराइटीज हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इन दोनों का, बायोस्फीयर और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? बायोस्फीयर और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्हीं दोनों का इंटर रिलेशनशिप ही एनवायरमेंट है, पर्यावरण है। इसके अलावा जो अभी आपने जाना बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देखिए फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, फौना मीन्स होता है एनिमल्स। फ्लोरा और फौना के हैबिटेट की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, हैबिटेट मीन्स जहां वो रहते हैं, उनका नेचुरल प्राकृतिक आवास, तो उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करने के लिए जो जैसा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यहाँ पे प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग वगैरह से रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग
प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे ये सारी चीजों का रोक है। सो इसमें ये कह रहा है कि फ्लोरा और फौना की इस तरह से सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होती है कि वहां कोई भी चीजें, चाहे प्लांटेशन हो, कल्टीवेशन हो, ग्रेजिंग हो, हंटिंग हो, पोचिंग हो, ये सारी चीजें रोका गया है, प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, 3 तरह के प्रोटेक्शन होते हैं। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया है जहां पे एनिमल्स को ध्यान में रख के प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके हैबिटेट्स को देखा जाता है, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। इसी तरह नेशनल पार्क ऐसा एरिया है जहां पूरे वाइल्ड लाइफ को, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फ्रीली हैबिटेट में रखा जाता है। उनके नेचुरल रिसोर्सेज का वो भरपूर यूज करते हैं, उनको भी वहां प्लांट्स और एनिमल दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ऐसे एरिया को हम नेशनल पार्क कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि जहां पे प्लांट्स, एनिमल्स यानी पूरे वाइल्ड लाइफ को और लैंड फॉर कंजर्वेशन, वहां के जमीन की भी सुरक्षा की जाती है। ये सारी चीजों को देखते हुए ट्रेडिशनल लाइफ और ट्राइबल्स जो वहां रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी भी पारंपरिक जीवन की सुरक्षा करते हुए उस एरिया का पूरा प्रोटेक्शन किया जाता है। ऐसे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने जो अभी आपको बताया 3 तरह के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में सबसे लार्ज एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर सारी चीजों का प्रोटेक्शन होता है। वाइल्ड लाइफ में सिर्फ एनिमल्स को ध्यान में रखते हुए और नेशनल पार्क को एनिमल्स और प्लांट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन होता है। सो वाइल्ड लाइफ ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो इसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क दोनों आ सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो बच्चे हैं वो एंट्री किए कहाँ? इंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? जो कि मध्य प्रदेश में गए हुए थे ना। किस रिजर्व में गए थे? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे ही एंट्री किए, माधव जी जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक फॉरेस्ट की तरफ से दिए गए गाइड हैं, तो वो गाइडेंस कर रहे हैं बच्चों को और बता रहे हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे पूरे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की वेराइटीज। एज यू आर अवेयर, जैसा कि आपको पता है, बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटी होती है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ कल्चर को भी मेंटेन करता है, उस एरिया के कल्चर को भी मेंटेन करता है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया। अदर प्रोटेक्टेड एरिया भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, पचमढ़ी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया भी कम होता है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया काफी बड़ा होता है, जिसमें देखो 1 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समा सकती हैं। ये कुछ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है, कुछ इस तरह का, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सतपुड़ा नेशनल पार्क कितने एरिया में आ जाता है। बोरी सेंचुरी है ये। इसके अलावा ये आपका ये है ही, है ना, पचमढ़ी सेंचुरी और भी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चे लोग कहाँ पहुंचे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में। फ्लोरा और फौना के बारे में देख रहे हैं। थोड़ा सा पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये है, ये देखिए कुछ
ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा होता है प्लांट और फौना होता है एनिमल्स। सो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। ये है वाइल्ड डॉग, चीतल, वोल्फ, लेपर्ड, फर्न, जामुन ट्री। जामुन ट्री ये है, ये फर्न है, ये लेपर्ड है, ये वाइल्ड डॉग है, ये चीतल है और ये वोल्फ है, भेड़िया। चीतल हिरन की ही एक प्रजाति है। As the children walk around Biosphere Reserve, they appreciate the green wealth for the forest. So उन्होंने green wealth, फॉरेस्ट के ग्रीन वेल्थ को अप्रिशिएट किया। They are very happy to see dark deep trees and animals inside the forest. वो लोग ये टॉल ट्रीज और एनिमल्स को फॉरेस्ट के अंदर देखते हुए बहुत ही खुशी जाहिर किए। सडनली पहेली फाइंड रैबिट्स एंड अचानक पहेली ने देखा या पाया कि रैबिट एंड वांट टू कैच इट। फाइंड अ रैबिट, रैबिट को देखा जिसे कैच करना चाहती थी, पकड़ना चाहती थी। सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, उन्होंने पकड़ने की कोशिश किया। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद उसको रोके और कहा, बताया, एक्सप्लेन किया कि एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट्स। जो उनका अपने हैबिटेट होता है एनिमल्स का, ये फॉरेस्ट वाला ही है और वहां ये खुश हैं, तो ये उनका खुद का हैबिटेट है। सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट some animals and plants typically along to the particular area. So माधव जी ने, जो कि गाइड हैं, वो और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि टिपिकली ही पार्टिकुलर किसी एरिया में पाए जाते हैं। द प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो इनको हम फ्लोरा और फौना कहते हैं। और फ्लोरा फौना के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख रहे हैं। तो फ्लोरा को बोलते हैं प्लांट्स और फौना को बोलते हैं एनिमल्स। कुछ जो नेम हैं उनमें से साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये इतने सब प्लांट्स हैं आर द फ्लोरा। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बाकिंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ये सब फौना के एग्जाम्पल हैं जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा एंडेमिक स्पीसीज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो गया है। प्लीज पूरा अच्छे से आप देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो एंडेमिक स्पीसीज हम कल पढ़ाएंगे साथ में, यानी नेक्स्ट क्लासेस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में भी बताएंगे, आपको टाइगर रिजर्व के बारे में भी जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।